लेटरली डिस्प्लेस करेंगे, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करें तो क्या होगा, इट विल सेट इटसेल्फ इनटू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस या सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन व्हाटएवर अबाउट क्या, अबाउट अ मीन पोजीशन। तो आई थिंक मैंने सबसे पहली पोजीशन आपको लिखवाई है मीन पोजीशन क्या होती है, फिर लिखवाया है एक्सट्रीम पोजीशंस क्या होती हैं, फिर लिखवाया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फिर लिखवाया है एम्पलीट्यूड क्या होता है, फिर लिखवाया है वन कंप्लीट ऑसिलेशन कब होती है, फिर हाफ ऑसिलेशन कब होती है, क्वार्टर ऑसिलेशन कब होती है। ये ऑसिलेशंस बार बार अगर होती हैं तो इनको जनरली कहते क्या है, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, या पीरियोडिक मोशन के लिए लफ्ज है हार्मोनिक मोशन। तो जो बार बार होने वाला फिनोमेना है पीरियोडिक फिनोमेना या हार्मोनिक फिनोमेना भी उसको कहते हैं। बहरहाल फिर हमने टाइम पीरियड पढ़ा है, फिर हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बाद हमने क्या किया, हमने कहा ये कॉन्सेप्ट तो सर्कुलर मोशन में भी थे, तो फिर सर्कुलर मोशन में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे हमारे पास एक फेज का कॉन्सेप्ट है। तो क्या करेंगे जनाब साहब, आखिरी जो टर्म आप पढ़ रहे हैं, बेटा कॉपी दे दीजिए, आखिरी जो टर्म अभी हमारी चल रही है वो कौन सी चल रही है, फेज वाली चल रही है। आई थिंक फेज की टर्म के बाद आपने उसकी फेज की वैल्यूज जो हैं वो सिंपल पेंडुलम पे नहीं लिखी हुई, तो आप जो आपने पिछले पेज पे, या अगर आप दोबारा बनाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, आप सिंपल पेंडुलम दोबारा बना के उसके ऊपर फेज की वैल्यूज लिखते हैं, या आपने जो पहले से सिंपल पेंडुलम बनाया हुआ है वहां पर आप फेज की वैल्यूज लिखते हैं, ये आपकी मर्जी है। जो मैंने पहले से पेंडुलम बनाया था वहां मैंने सबसे पहले क्या कहा कि ये कौन सी पोजीशन है जी, यहाँ सबसे पहले उसकी पोजीशन लिखी थी, मीन पोजीशन है। फिर ये कौन सी है जी, सर ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये कौन सी वाली एक्सट्रीम की पोजीशन है, सर ये राइट साइड वाली एक्सट्रीम की पोजीशन है, ये लेफ्ट साइड वाली एक्सट्रीम की पोजीशन है। पहले हमने यूं करके पोजीशंस लिखी थी, फिर हमने क्या लिखा था, फिर हमने कहा इसकी डिस्प्लेसमेंट्स कितनी है, मैंने कहा इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है तो दैट इज प्लस x नॉट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम है तो माइनस x नॉट। आई थिंक ये लिखा होगा इसके साथ, ठीक है। अच्छा, फेज की जहां तक बात थी, मैं आखिरी किसी लेक्चर में फेज के बारे में समझाता तो बहुत रहा आपको, यार जी ये फेज क्या होता है और क्या नहीं होता, जरा प्लीज बताएंगे क्या होता है फेज। is the state of vibration of an object, yes, the position of the vibrating object during oscillations, कि oscillation के दौरान वो ऑब्जेक्ट किस वक्त कहां पर मौजूद है, ठीक है। हमने कहा उसकी पोजीशन को समझाने के लिए या तो आप उसकी ड्राइंग बना लें, या आप उसके लिए कोई इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल कर लें, या ज्यादा बेहतर है फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हर चीज को क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, उसकी क्वांटिटी बनाते हैं। तो पोजीशन को समझाने के लिए भी क्या कर लें, एक क्वांटिटी बना लें। प्लीज बताइए आपने आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है, हमने कहा इज डिफाइंड एज द स्टेट या पोजीशन ऑफ द वाइब्रेशन, पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द यूनिट्स ऑफ एंगल्स, इट्स सिंबल इज फाई। ये लिखे जी, एंड पे लिखे जी इसकी सिंबल क्या है। अगर मैं बेसिक टर्म्स में देखूं तो कौन सी टर्म चल रही है, 11th नंबरिंग मुझे नहीं पता, जो भी है, फेज, फाई लिखें यूं, स्लैश लगाएं, लगा के क्या कर लें, रेडियन। अब अगर आपने इसका फाई समझाने की कोशिश करनी है, प्लीज बताइए इसका फाई क्या होगा, कहां कहां क्या क्या होगा, सुने जरा। वैसे आपने फेज से पहले क्या समझाया, इसका टाइम पीरियड भी तो समझाया ना। अगर मैं कहूं कि मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जरा मेरी बात गौर से सुनिए। अगर मैं मेन पोजीशन से अपनी ऑसिलेशंस को स्टार्ट कर रहा हूं जबकि वो राइट की तरफ जा रहा था, तो यहां पे मैं टाइम को क्या कहूं, क्या टाइम हुआ है जी, यहां पे मैं कहूंगा टाइम क्या हुआ है जी, स्मॉल टी लिखता हूं, टी कितना हुआ है, 0 हुआ है। यहां जाके टाइम कितना हो गया है, 1/4 ऑफ क्या, 1/4 ऑफ द कैपिटल टी, 1/4 ऑफ द कैपिटल टी मींस क्वार्टर ऑफ टाइम पीरियड हो गया। अच्छा, वहां से जब वापस यहां आएगा तो क्या होगा, हाफ ऑसिलेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा जी, आगे जाते हुए 0, पीछे आते हुए t/2 हो जाएगा। अच्छा, यहां जाकर टाइम क्या होगा, 3t/, क्योंकि 1 क्वार्टर, 2nd क्वार्टर, 3rd क्वार्टर, एंड नाउ जब 4th क्वार्टर मुकम्मल हो तो यहां क्या हो जाएगा, दैट इज कैपिटल T। अगर आप टाइम पीरियड की वैल्यूज भी लिखवाना चाहते हैं तो आपके सामने है
कि अगर यहां से इस मीन पोजीशन से आप कहते हैं कि आपकी ऑसिलेशन स्टार्ट होगी, तो आप यहां से, अच्छा वैसे अगर एक काम करो, मैं कहूं यहां से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे टाइम 0 होगा, यहाँ पे टाइम t/4 होगा, यहाँ पे टाइम t/2 होगा, फिर यहाँ पे टाइम 3t/4 होगा, यहाँ पे टाइम, ये तो सवाल की मर्जी होगी ना कि कहां से उसने टाइम पीरियड को, सॉरी टाइम को स्टार्ट करना है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ज्यादातर सवालों में वो ऑसिलेशंस को मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, जबकि वो राइट की तरफ जा रहे होते हैं। कब से स्टार्ट होता है? मीन पोजीशन से अपना ऑसिलेटरी मोशन जो है वो स्टार्ट किया जाता है, जबकि वो राइट की तरफ मूव कर रहा हो। आई थिंक दिस इज हाउ आप पिछले साल अपने प्रैक्टिकल्स में जब आपने टाइम पीरियड मेजर करने वाला प्रैक्टिकल किया होगा, तो जब वो पेंडुलम मीन से गुजरा होगा तब आपने अपनी स्टॉपवॉच स्टार्ट की होगी, जब वो राइट की तरफ जा रहा होगा। हाँ, अब उसमें आपने वो क्यों किया है, कौन सा एरर रिड्यूस करने के लिए किया है, मैं उस टॉपिक को भी डिस्कवर या डिस्कस नहीं करना चाहता। बहरहाल जो अगली बात मैंने यहां से आपको समझानी है, जिसके लिए मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूं, वो कौन सी बात है? वो है फेज वाली बात। जो आपने पिछला ड्राइंग बनाया था, मैं चाहता हूं उसी के ऊपर जाके करें। क्या होगा जी? फेज यहां कितना है, जहां से स्टार्ट करेंगे उसका फेज क्या बोलेंगे? 0 डिग्री या 0 रेडियन। जब वो क्वार्टर ऑसिलेशन हो जाएगी तो उसका फेज कितना बोलेंगे? अभी आपकी मर्जी है, डिग्रीज में बोलते हैं या मेरा दिल चाह रहा है मैं डिग्री में बात ना करूं, मैं रेडियंस में ही बात करूं। तो क्या कितने रेडियंस होंगे? π/2 रेडियंस होंगे। जब वो वापस यहां आएगा तो यहां पे पहुंचकर कितने रेडियंस होंगे? पाई रेडियंस होंगे। जब वो यहां पे पहुंचेगा तो कितने रेडियंस होंगे? 3π/2। यहां देखें 3t/4 है और वहां 3, इधर 3π/2 है। क्यों? हमने चूंकि वो टोटल t को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, टोटल t को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो t/4, 2 दफा t/4 इज t/2, 3 दफा t/4, 4 दफा t/4 इज 1t। लेकिन ये जो टोटल रेडियंस है वो कितने हैं? 2π। तो 2π को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1π/2, फिर 2π/2 इज 1π, फिर 3π/2, फिर वापस यहाँ क्या आएगा? 4π/2। कितना हो जाएंगे वो? 2π। और अगर आप कहते नहीं सर डिग्री में ज्यादा बेहतर है, तो मर्जी जनाब साहब है, जिस किसी का डिग्रीज में दिल करता है वो डिग्रीज में लिखते हैं। सर ये 90 डिग्री, मतलब यहां से 0 डिग्री था, वो 90 डिग्री हो गया, वापस आया तो 180 डिग्री हो गया, यहां पहुंचा तो 270 डिग्री हो गया, वहां गया तो। असल में ना मैं यहां तो बिल्कुल भी यार डिग्री लिखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। क्यों? चूंकि डिग्री लिखते ही बंदे के दिमाग में वो प्रोटेक्टर वाला एंगल आता है, वो बड़ा कंफ्यूज करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम रेडियंस वाले एंगल की बात करें तो वो इतना मुश्किल है कि कंफ्यूज नहीं करता। अगर रेडियन वाला एंगल समझ आ जाए बंदे को तो फिर वहां कंफ्यूजन खत्म हो जाती है कि सर वो कौन सा हमने प्रोटेक्टर के साथ मेजर किया है, वो कौन सा, वो तो हमारी मर्जी है कि जी बस पूरे सर्कल में 2π रेडियन, ये कौन सी डी पे लिखा हुआ था, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि जी पूरे सर्कल पे 2π रेडियन है, तो आधे मतलब स्ट्रेट लाइन पे 1π रेडियन है, तो एक क्वाड्रेंट में π/2 रेडियन है। ये किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ ना, ये हमारी डी के ऊपर इस तरह के एंगल्स तो नहीं लिखे हुए थे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट था। तो हाँ, कॉन्सेप्ट अगर वही कॉन्सेप्ट उठा के यहां अप्लाई कर दें कि एक पूरे ऑसिलेशन में कंफ्यूजन किधर है? 360 डिग्री लिखने में, 2π रेडियन लिखने में क्या कंफ्यूजन है? ये तो ऑर्डिनरी बात ही नहीं है, ये तो बात ही एडवांस्ड है। ये फिनोमेना तो अप्लाई ही किधर होता है? ये तो अप्लाई ही, ये तो डेवलप ही इस खातिर किया गया है कि कोई भी पीरियोडिक मोशन हो उसके वन पूरे पीरियड को क्या कहा जाए? 2π रेडियन कहा जाए। अब चाहे वो सर्कुलर है तो उसको कह दें, चाहे वो ऑसिलेटरी है तो उसको कह दें, चाहे वो वेव मोशन है उसको कह दें, चाहे वो जो भी पीरियोडिक मोशन है उसको 2π रेडियन से रिलेट कर दें। तो इसलिए मैं इधर क्या लिखने से रिलेक्टेंट था, वो डिग्रीज वाला, बिकॉज डिग्रीज वाला लिखो ना तो काफी हद तक ओ लेवल याद आने लगता है, ना लिखो तो बंदा ए लेवल में ही रहता है। हाँ जी, इधर किसी को मसला है? ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि यहां से यहां जाते वक्त ये एंगल कितना है। यकीन जानिए मैं इस एंगल की बात नहीं कर रहा। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा होता तो ये ज्योमेट्रिकल एंगल होता, जो कि आपने फिर इसको बेशक डी में देख लेते, 30 डिग्री है कि 40 डिग्री है। मैं इस पोजीशन से उस पोजीशन पर जाने वाले फेज डिफरेंस की बात कर रहा हूं।
बुनियादी तौर पर फेज होता भी नहीं है। लफ्ज क्या होता है, हमें फेज का भी इस्तेमाल ही नहीं करते कि उसका फेज कितना है। हम क्या कहते हैं, इधर से उधर का फेज डिफरेंस कितना है। आपने अगर याद देखा हो तो पिछले साल भी सवालों में फेज के सवाल नहीं होते थे, फेज डिफरेंस के सवाल होते थे। वो तो फेज डिफरेंस तक बात को पहुंचाने के लिए मैं एक लफ्ज पहले फेज पढ़ाता हूं, पहले फेज समझ लो फिर फेज डिफरेंस समझना। अदरवाइज जो स्पेसिफिक जो सिलेबस की टर्म है वो फेज नहीं है, वो क्या है, वो फेज डिफरेंस है। वो चाहता है कि आपको ये बताओ कि कौन से पॉइंट्स इन फेज हैं, आपको ये बताओ कौन से पॉइंट्स आउट ऑफ फेज हैं। फिर वो कहता है कि जी आपको बताओ इन फेज वालों का एंगल का डिफरेंस कितना है, या आउट ऑफ फेज वालों का एंगल का डिफरेंस कितना है। हमें मालूम है कि इधर वाला और इधर वाला ये कौन से कंप्लीटली आउट ऑफ फेज है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा। हाँ, उस हिसाब से बोलो तो 180 डिग्री होगा, या रेडियंस के हिसाब से बोलो तो पाई रेडियन होगा। आई थिंक इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप तरह करें। एनीवन, यहाँ पे जाके शायद आपका पिछले साल क्या है, पिछले हफ्ते का जो लेक्चर है वो वाइंड अप होता है। यहाँ तक किसी को मसला है? एनीवन? अब अगर हम आगे चलें तो आई थिंक मुझे बेसिक टर्म्स तो जितनी पढ़ानी थी पढ़ा चुका हूँ। मुझे थोड़ा सा इसमें कहानी को आगे इवॉल्व करने की जरूरत है, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाने की जरूरत। 2 ऑप्शन है मेरे पास। भाई वो ग्राफ मिला है, कितना टाइम कह रहे थे वो? एक काम करें यार, ग्राफ्स को बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक सवाल लिखें, सवाल ये लिखें कि ये जो ऑसिलेशंस हो रही हैं, लाइक ये होती क्यों है, मतलब जब हम डिस्प्लेस करते हैं। आपको याद है हमने कल सिंपल पेंडुलम के साथ सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी? इफ इट इज डिस्प्लेस्ड लेटरली देन इट विल सेट इन इटसेल्फ इनटू ऑसिलेटरी मोशन। उसकी वजह क्या है, लाइक क्या कॉज है इस ऑसिलेटरी मोशन का? जब आप उसको लेटरली डिस्प्लेस करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं तो ठीक है, यहां आ जाना चाहिए। ये यहां आने के बाद आगे किधर निकल जाता है वो? अगर मैंने सिंपल पेंडुलम को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस किया है और छोड़ दिया है तो बस आके ओरिजिनल पे रुक जाना चाहिए ना उसको। वो पहले ओरिजिनल पर आता है, वहां से आगे निकल जाता है, फिर वहां से एक्सट्रीम पर जाता है, वहां से वापस आगे इधर रुक जाए, वो उधर भी रुकना, फिर आता है तो रुक जाता है। तो वो तो वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ ही नहीं रहा। वो तो क्या कर रहा है, वो तो लेफ्ट राइट ऑसिलेट, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशंस करना स्टार्ट कर दी हैं। तो असल में इस वक्त एक सवाल डेवलप होता है, सर ऐसा क्यों है? वो सीधा जब आपने डिस्प्लेस किया तो जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचे छोड़े, वैसे तो उसको भी अगर उसको अपने क्या बोलते हैं आफ्टर जितनी मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट हैंग किया था तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया था। हम कहते हैं जी छोड़ देंगे, अगर ऑब्जेक्ट हटा देंगे तो अपनी मेन पोजीशन पे चला जाएगा। लेकिन हमने एक और सिचुएशन डेवलप की थी कि अगर वो ऑब्जेक्ट हैंग किया, वो अपने एक्सटेंडेड लेंथ पे गया, वहां से पकड़ के आपने खींच दिया तो वो भी क्या हुआ, वो भी वापस अपने मीन पे तो नहीं गया, वो भी पहले मीन से ऊपर फिर यूं करते करते वो यो बन गया, वो तो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया उसको। तो एक सवाल है सर इसकी क्या फिजिक्स है, लाइक व्हाट कॉजेस दिस ऑसिलेटरी मोशंस, ये ऑसिलेशंस को कौन कॉज करता है? जी फातिमा यू आंसर प्लीज। क्या कहते हैं शुरू से स्टार्ट करो जरा। कौन सी वाली? हाँ चलो ठीक है। ये तुमने आगे वाले नोट्स कहाँ से पढ़े हैं? खैर अच्छा सवाल है, अच्छा जवाब है। जी जनाब सही है, मुझे समझ आ गया। जी आप कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते? ये सबसे अच्छी आदत है वैसे कि इंसान को जो आगे का पढ़ाने वाला काम है वो पढ़कर आना चाहिए, ताकि उसको पता हो कि मैंने क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। उसके अलावा अगर आप इस फोर्स के अलावा कुछ मुझे बताना चाहें। आप फोर्स के अलावा मुझे कुछ और आइडिया देना चाहती हैं? सब्र करें, नहीं फोर्स के अलावा किसी और तरह से समझाएं।
क्योंकि आपने रिस्टोरिंग फोर्स का लफ्ज बोल दिया तो मुझे लगता है आपने कहीं से पढ़ा है, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और आइडिया समझाएं जो आपने पढ़ा नहीं, वो भी फोर्स ही होता है। उसके अलावा कुछ समझाएं, उसके अलावा इधर, हाँ एनर्जी को समझाने लगा बच्चा। जी भाई, अब आपने कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना है, मैं सिर्फ उतना नहीं पढ़ाऊंगा जितना आपको बताया, मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा। जी भाई, असल में जब आपने उसको लेटरली डिस्प्लेस किया तो कहते हैं सर जी देखें, लेटरली डिस्प्लेस जब आप करते हैं ना तो क्या हो रहा है, उसका जो लेवल है कौन से वाला, उसका वर्टिकल लेवल तो ये था, अब वर्टिकल लेवल क्या हो गया है, अब वर्टिकल लेवल इधर आ गया है। तो वर्टिकल लेवल में क्या आ गया है, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी आ गई है। उसका मैंने किसी ड्राइंग में क्या नाम रखा था, वाई। अगर मैं उसको बोलूं ये डेल्टा एच है, क्या है, व्हाट इज डेल्टा एच, तो डेल्टा एच इज देन mg डेल्टा एच। व्हाट इज mg डेल्टा एच, इट इज डेल्टा gpe। तो असल में जब आपने उसको लेटरली डिस्प्लेस किया, आई थिंक उसके अंदर आपने gpe डेवलप कर दी। हाँ, अब क्या हो रहा है, अब आप छोड़ें तो gpe कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देन इट कन्वर्ट्स इनटू gpe, देन gpe मैक्सिमम, फिर gp कन्वर्ट्स बैक इनटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू gp मैक्सिमम। तो क्या हो रहा है, आप खेलते रहें, क्या खेलते रहें, gp टू काइनेटिक, काइनेटिक टू gp टू काइनेटिक, अनलेस और अनटिल क्या ना हो, अनलेस और अनटिल कोई ये जो मैकेनिकल एनर्जी है gpe और काइनेटिक एनर्जी, तो उसको क्या कहते हैं, अनलेस और अनटिल ये मैकेनिकल एनर्जी किसी और एनर्जी में डिसिपेट ना हो जाए। कौन सी और एनर्जी में डिसिपेट ना हो जाए, ये कोई थर्मल एनर्जी में या फ्रिक्शन कोई ऐसा फिनोमेना होगा, तो ये एनर्जी जब तक डिसिपेट नहीं होगी, ये जीपी काइनेटिक क्या होता रहेगा, आई थिंक ये कन्वर्ट करता ही रहेगा। तो मैं काम करना चाहता हूँ, एक सवाल लिखे जनाब साहब, मैं उसके जवाब में पहले एनर्जी से जवाब दूंगा और फिर मैं प्रॉपर नोट्स पर आऊंगा जो उन्होंने मुझे फोर्स और एक्सेलरेशन का हिंट दिया है, मैं उस तरफ भी आऊंगा, ठीक है। सवाल लिखें, व्हाट कॉजेज द पार्टिकल्स टू मूव बैक एंड फोर्थ, what causes the particles नहीं सॉरी पार्टिकल, मैं एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, what causes the particle to move back and forth about the mean position, what causes the particle to move back and forth about the mean position once it is displaced, तो उसका जवाब देने के लिए मैं क्या कहूंगा, गौर से मेरी बात सुनिए। अगर आपको याद हो तो आपने किसी ड्राइंग में पहले ये बनाया हुआ है कि सर यहां से यूं ये क्या करता है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो असल डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या थी, ऐसे, दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ध्यान दो, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट थी। मैंने इस एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या किया था, हाँ जी, इसको रिजॉल्व किया होगा, रिजॉल्व करके इसके कितने कंपोनेंट्स बनाए थे, दो, एक एक्स और, इमरान जरा ग्रीन कलर का मार्कर देखेंगे, एक एक्स और एक वाई। हमने इस एक्स वाले को तो क्या किस हिसाब से पढ़ लिया था कि सर ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, हमने कहा वी आर मोर इंटरेस्टेड इन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में तो कोई चीज होती है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोला है, y बोला है, एंड दिस y इज एक्चुअली क्या, इट इज डेल्टा h, एंड डेल्टा h असल में क्या डेवलप करता है, आई होप आपको समझ आ गया है, वो GPE डेवलप करता है। तो क्या करें जनाब साहब, करें जी, रेफर टू द फिगर, जिस फिगर में ये जिक्र है, जिस भी फिगर में ये वाला जिक्र है, कैन रेफर टू दैट फिगर, उसका नाम रखें, क्या नाम रखेंगे उसका, जहां पे आपने ये जिस ड्राइंग में यहाँ y पहले वाले सिंपल, जब पहली दफा सिंपल पेंडुलम बनाया होगा तो आई थिंक वहां पे आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी शो की हुई है, उसको बोले फिगर 1।
अगर आपने एक ही ड्राइंग बनाई है तो रेफर टू फिगर ही करें। अगर आपने 2-3 दफा सिंपल पेंडुलम ड्रॉ किया है तो जो पहली दफा सिंपल पेंडुलम ड्रॉ किया था उसके अंदर आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी शो की हुई होगी, है? फिर हर लेक्चर में दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं तो हर अगले सवाल में दोबारा इसी को रेफर करूंगा, ठीक है? तो एक दफा बना लिया काफी है, उसको रेफर कर ले। रेफर टू फिगर 1 या फिगर 2, जिस भी फिगर में आपने ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शो की हुई है, जिस भी फिगर में आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शो किया उसको रेफर करें। अच्छा, पहले मैं जवाब देना चाहूंगा फ्रॉम द आइडिया ऑफ एनर्जी। जवाब को लिखने से पहले लिखें यूजिंग द आइडिया ऑफ एनर्जी, यूजिंग द आइडिया ऑफ एनर्जी। मैं एनर्जी के आइडिया से जवाब देना चाहूंगा, द आइडिया ऑफ एनर्जी, यूजिंग द आइडिया ऑफ एनर्जी। ये हेडिंग चलेगी, इसके नीचे जवाब लिखना स्टार्ट करें कि जब आप लेटरली डिस्प्लेस करते हैं तो असल में होता क्या है। सर जी, जब हम उस पार्टिकल को लेटरली डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डेवलप हो जाती है। और वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बुनियादी तौर पर क्या होती है सर जी? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर जीपीई कॉज करती है और जीपीई को इंक्रीज करती है। वो जीपीई का इंक्रीज क्या करता है? हाँ, वो फिर एक दफा जब आप छोड़ दें तो जीपीई काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, फिर काइनेटिक जीपीई में कन्वर्ट होता है, फिर जीपीई काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। इस तरह जीपीई और काइनेटिक का खेल चलता रहता है जब तक क्या ना हो, जब तक मैकेनिकल एनर्जी को किसी और एनर्जी में डिसिपेट होने का मौका ना मिले या कोई परेशानी ना हो। बहरहाल एक काम करें जी, लिखना स्टार्ट करें। व्हेन द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड लेटरली, या लेटरली ना लिखें, देखिए when the pendulum is displaced from its mean position, when the pendulum is displaced from its mean position, माजर चाहूंगा ये लिखिए, when the pendulum is disturbed from its mean position, when the pendulum is disturbed from its mean position, it is displaced laterally as well as vertically. When the pendulum is disturbed from its mean position, it is displaced laterally as well as vertically from the mean position. It is displaced laterally as well as vertically. हाँ जी, किनको देना है? अरीशा आसिफ हैं क्लास में, बस मार्क दें, वहां से ले लेंगे वो मार्क है जी। It is displaced कैसे? Laterally as well as vertically from its mean position. ये होगी हमारी बुनियादी बात। लिखें जी, अब अगला जुमला लिखें। Due to the vertical displacement, due to the vertical displacement, due to the, अगला जुमला लिखें, due to the vertical displacement, इसके बाद ब्रैकेट में लिखें एलिवेशन या चेंज इन हाइट। एलिवेशन लिखें, ब्रैकेट में लिखें राइज इन हाइट। क्या था जी दूसरा पॉइंट हमारा? ड्यू टू द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिखकर ब्रैकेट में लिखें क्या? एलिवेशन या फिर क्या? राइज इन हाइट। देयर इज एन इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Due to the vertical displacement, there is an increase in the क्या? Gravitational potential energy. बल्कि एक और काम लिखें, ब्रैकेट में लिखें GPE is stored in it. Increase in gravitational potential energy को आप अंडरलाइन कर सकते हैं और उसको अंडरलाइन करके ब्रैकेट में क्या लिखें? GPE is stored in it. आप अगर ये लिखते हैं कि GPE ज्यादा हो गई है या आप ये लिखते हैं कि जीपीई स्टोर हो गई है, दोनों एक ही बातें हैं। दोनों टर्मिनोलॉजीज आपकी मार्क स्कीम में इस्तेमाल हो सकती हैं कि जब आप क्या कहें
कि जीपी ज्यादा हो गई है या जीपी स्टोर हो गई है, एक ही फिनोमेना होता है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, अब जब आप इसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा सर? जो स्टोर्ड जीपीई है इट विल कन्वर्ट इनटू, तो काम करें नाउ, अगला पॉइंट लिखें, नाउ व्हेन इट इज रिलीज्ड, नाउ इफ इट इज रिलीज्ड, now if it is released, its GPE will convert into, its GPE will convert into क्या जनाब? काइनेटिक एनर्जी। its GPE will convert into kinetic energy, its GPE will convert into kinetic energy, hence it will move towards the mean position, hence it will move towards the mean position, hence it will move towards the mean position। जिसका मतलब क्या है कि क्या हुआ है, I डॉट ई लिखें, I डॉट ई energy converts from GPE to kinetic energy, energy converts from कहां से कहां, from GPE to KE, अच्छा अब अगले पॉइंट पे जाएं, जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो क्या मैक्सिमम हो जाएगा, स्पीड या मतलब एक ही बात है, वेलोसिटी कहें, स्पीड कहें या काइनेटिक एनर्जी कहें, इट विल रीच व्हाट, it will reach its maximum value when the object reaches the mean position। तो क्या होगा, अब वहां से आगे जाते हुए क्या होगा, वहां से आगे जाते हुए फिर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो इससे पहले कि मैं काइनेटिक को जीपी में कन्वर्ट कराऊं, एक और जुमला लिखें, when the object reaches the mean position, when the object reaches the mean position, all the GPE converts into kinetic energy। When the object reaches the mean position, all the GPE converts into KE, all the GPE converts into KE, so KE या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्पीड, सो KE या ब्रैकेट में क्या लिखें, स्पीड रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सो KE या स्पीड रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, reaches its maximum value at the what, at the mean position, at the mean position। अच्छा वैसे यहां से हमें, जैसे हमने कहा था ना, मैंने इस डायग्राम पे पोजीशंस लिखी हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट्स लिखी हैं, फिर टाइम्स या टाइम पीरियड्स लिखे हैं, फिर मैंने फेज लिखा है। अब मुझे लगता है मैं इस ड्राइंग के ऊपर स्पीड भी वैसे एनर्जी भी मेंशन कर सकता हूं और स्पीड भी मेंशन, देखेंगे मैं कब इसके लिए अल्टीमेटली दोबारा एक ड्राइंग बनाऊंगा, ठीक है। अभी आपके जुमले कहां तक पहुंचे हैं दिखाओ जी। हमने कहा कि using the idea of energy, when the pendulum is disturbed from its mean position, it is displaced laterally as well as vertically from its mean position। Due to the vertical displacement, क्या होता है, elevation or rise in height, there is an increase in GPE या GPE stored in it। फिर हमने कहा now if it is released, its GPE will convert into kinetic energy, hence it will move towards the mean position, that is energy will convert from GPE to kinetic energy। When the object reaches the mean position, all the GPE converts into KE, so kinetic energy is maximum at the mean position या speed is maximum at the mean position। अब क्या होगा, अब काइनेटिक एनर्जी पर अगर मतलब मीन पोजीशन पर अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो नाउ द काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू क्या, इट विल कन्वर्ट इनटू जीपीई। तो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से आगे जाएगा और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी एलिवेशन आती जाएगी, तो उसकी स्पीड में क्या होता जाएगा, कमी, हाइट में क्या होता जाएगा,
इजाफा काइनेटिक एनर्जी क्या होती रहेगी, कम, जीपी क्या होती रहेगी, ज्यादा। तो काम करें जी, अगला जुमला लिखें, the object continues to move further, next जुमला लिखें, the object continues to move further from the mean position, the object continues to move further from the mean position। एक तो बड़ा ऑर्डिनरी सेंटेंस है, ड्यू टू इट्स इनर्शिया, ड्यू टू इट्स इनर्शिया, ये जुमला लिख दीजिए, the object continues to move further from its mean position due to its inertia। अब अगर आप इस इनर्शिया को एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो मैं ड्यू टू इस इनर्शिया को एक्सप्लेन कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं ड्यू टू इट्स इनर्शिया को। इसका जुमला ये है कि आगे जाते हुए क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मूव फर्दर फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ड्यू टू इट्स इनर्शिया, आई डॉट ई लगा के लिखें, आई डॉट ई क्या होगा, स्पीड डिक्रीजेस, हाँ स्पीड डिक्रीजेस, ब्रैकेट में लिखें के ई डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस के साथ ब्रैकेट में लिखेगा के ई डिक्रीजेस, फिर आगे लिखिए हाइट इंक्रीजेस, हाइट इंक्रीजेस के साथ ब्रैकेट में क्या लिखें, जीपीई इंक्रीजेस, जीपीई इंक्रीजेस। हेंस हम क्या कह सकते हैं, क्या हुआ, हेंस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू, hence we can say, hence we must say, yeah we say that ke converts into gpe, ke converts into gpe। So sir, a vacuum, does the pendulum go forever? forever exactly, forever exactly। तो वो कहते हैं सर अगर वैक्यूम शैक्यूम है तो क्या होगा, क्या हमेशा ये ऑसिलेट करता रहेगा, जी जनाब साहब एग्जैक्टली, फॉरएवर क्या होती रहेगी, ये ऑसिलेशंस होती रहेंगी अनलेस अनटिल क्या हो जाए, यहां पर कोई ना कोई एनर्जी डिसिपेशन टेक प्लेस कर जाए। अगर तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो उसमें क्या करते रहना है, इंटर कन्वर्ट ही होते रहना है, ठीक है। तो आई थिंक जो अल्टीमेट आंसर है वो क्या है, द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जीपी एंड काइनेटिक एनर्जी इनटू ईच अदर, इट ट्राइज टू व्हाट, इट इनिशिएट्स व्हाट, या इसकी वजह से क्या होता है, इट कॉजेज द ऑसिलेशंस। इसमें किसी को मसला है जी, तो एक काम करें, आखिरी जुमला लिखिए, द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आई डॉट ई, कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, the interconversion of mechanical energy मतलब gravitational potential energy and kinetic energy causes the object to oscillate, causes the object to oscillate about the mean position, causes the object to oscillate about the mean position, causes the object to oscillate about the mean position। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। तो बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है सर, ये एनर्जी कन्वर्जन हो रही हैं। एनर्जी कन्वर्जन क्या करती हैं, एनर्जी कन्वर्जन ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट करवाने की कोशिश करती हैं। तो आई थिंक ये मेरे इस वक्त के सवाल का जवाब है जी। लेकिन वो वैक्यूम वाली बात किसी ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर होनी पड़ेगी। हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल, तो जीपी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बहरहाल यहाँ से आगे जाते हैं। अब सवाल का जवाब का रुख चेंज करते हैं। नाउ लिखें यूजिंग द, बल्कि काम करें, आई थिंक जो यहाँ से हमें एनर्जी की कन्वर्जन्स का पता चला है वो कहाँ लिखना चाहिए। अगर आप इस सवाल के एंड पर दोबारा ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो प्लीज बना लीजिए, और दोबारा ड्राइंग बनाकर क्या करें जी, इस सवाल के एंड पर दोबारा ड्राइंग बनाकर सुनो भाई क्या मेंशन करें, ये मेन पोजीशन है जहां पे x 0 है, वहां पे और क्या 0 है, y भी तो 0 है। x इज क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, y इज क्या,
तो अगर मैं कहूं जी मैं इस वक्त हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के मूड में ही नहीं हूं, मैं किसके मूड में हूं भाई? मैंने अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शो करनी है तो मीन पोजीशन पर y भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की ही अगर बात करनी है और वर्टिकल वाले की तो y 0 है। यहां पर y क्या है? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम को क्या बोलूं? y नॉट बोल दें या h नॉट बोल दें? h नॉट बोल दें। दिस इज, यहां पे y को क्या बोल दें? माइनस, नहीं माइनस भी नहीं है, y यहां पे भी क्या है? यहां पे भी y पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव h नॉट ही है, क्योंकि ऊपर ही जा रहा है। यहां पे भी पॉजिटिव h नॉट है, वहां पे भी पॉजिटिव h नॉट ही है। एक्चुअली मैं पहले डिस्प्लेसमेंट क्यों करना चाहता था? बिकॉज वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और यहां तो यहां भी ऊपर जा रहा है, यहां भी ऊपर जा रहा है, यहां भी वर्टिकली ऊपर जा रहा है, यहां भी वर्टिकली। तो अगर आप यहाँ पे h नॉट का हिसाब लगाएंगे तो क्या होगा? सर यहाँ भी पॉजिटिव h नॉट ही है, यहाँ पे भी पॉजिटिव h नॉट ही है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क नहीं है यहाँ पे जी। अगर एयर मौजूद है, अगर फ्रिक्शन मौजूद है, अगर जीपी का काइनेटिक में कन्वर्ट होना या काइनेटिक का जीपी में कन्वर्ट होने के दौरान कोई और कन्वर्जन भी है तब, अदरवाइज ये फिक्स्ड रहेगा। अदरवाइज पूरी जिंदगी ही ये ऑसिलेट करता रहेगा विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, विद अ कांस्टेंट डेल्टा एज का हाइट, और वो सब कुछ ही सेम रहेगा। ठीक है। सो अब मैं क्या करना चाह रहा था? मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स मेंशन करना चाह रहा था, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स अगर 0 हैं तो प्लीज बताएं यहाँ पे जीपी क्या है? बल्कि जीपी ना लिखें, ईपी लिखें, जीपी बहुत लंबा लफ्ज हो जाएगा। आई विल राइट ईपी। यहां पर ईपी 0 है, यहां पर ईपी क्या करूं? ई नॉट क्या है? पॉजिटिव ई नॉट। वैसे पता चलेगा आपको कि एनर्जी नेगेटिव होती ही नहीं, वहां भी पॉजिटिव ई नॉट है। यहां पर ईपी कितना है? हाँ जी सर जी, पॉजिटिव ई नॉट ही है, पॉजिटिव ई नॉट ही है, इट इज पॉजिटिव ई नॉट। अच्छा, अगर अब मैं स्पीड की बात करूं, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, बल्कि एक सेकंड, यहां मुझे काइनेटिक एनर्जी बताएं। जब यहां से ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बहुत स्पीड से मूव करता है। क्या करता है? जब वो स्पीड से मूव करेगा तो प्लीज टेल मी व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? सर जी यहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कितनी? प्लस ई नॉट। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाँ जी 0। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। और वैसे काइनेटिक एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को। तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? पॉजिटिव वी नॉट। नहीं, स्पीड का तो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं होता, वेलोसिटी का चक्कर होता है पॉजिटिव नेगेटिव का। ये वेलोसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? अगर मीन पोजीशन से उधर जा रहा हूं तो पॉजिटिव वी नॉट, अगर इधर जा रहा हूं तो उधर फिर प्लस माइनस दोनों आएंगे। यहाँ पे प्लस वी नॉट भी आएगा, और क्योंकि अगर उधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव वी नॉट है, इधर जा रहे हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी को भी तो कुछ होना चाहिए प्लस माइनस। अगर स्पीड वेलोसिटी प्लस माइनस है, काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस नहीं। सर हमने उसके लिए v माइनस u होल स्क्वायर वो कर दिया था। नहीं, सीधा सीधा ऑर्डिनरी लेवल के जवाब दें। सर एनर्जी तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, वो तो वेक्टर होती ही नहीं है। थोड़ा और टेक्निकल जवाब दें। हाफ एम वी स्क्वायर, वी का क्या लेना है? वी पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका क्या लेना है? तो स्क्वायर लो तो क्या होता है? सर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो बेशक यहाँ पे आप v की वैल्यू पॉजिटिव लें या v की वैल्यू राइट की तरफ मूव कराएं या लेफ्ट की तरफ मूव कराएं, +2 लिखें या, तो वो जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या है? हाफ एम वी का स्क्वायर। तो +2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव है और -2 का स्क्वायर भी, तो एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा एक और चीज, यहां वेलोसिटी क्या है? 0। यहां पे भी वेलोसिटी क्या है? 0। तो जो भी आपने कहानी खत्म की है, इस कहानी के इख्तिताम पर आप क्या कर सकते हैं? आई विल रिकमेंड कि आप ये वाले कुछ कैरेक्टर्स लिख सकते हैं कि मीन पोजीशन पर हमने डिस्प्लेसमेंट 0 समझी है, तो कौन से वाली डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करूं? हमने कहा था इट डिस्प्लेसेस लेटरली एज वेल एज वर्टिकली। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मैंने वैल्यू किया है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई। मीन से वो इधर जाओ तब भी ऊपर जाता है, मीन से इधर जाओ तब भी ऊपर ही जाता है। तो खैर बहरहाल इस वक्त फिर एनर्जीज के हिसाब किताब लगाया है, जहां हाइट मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है,
जहां स्पीड मैक्सिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एंड क्या हो रहा है, आखिरी जुमला में क्या लिखा था, द इंटर कन्वर्जन ऑफ क्या, मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एंड जीपीई, दिस कॉजेस क्या, दिस कॉजेस द ऑब्जेक्ट टू ऑसिलेट अबाउट अ मीन पोजीशन। ये हमारे सवाल का जवाब है। किसी को मसला है इस बात से? ये लेकिन ये जवाब हमने कैसे दिया है, बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ एनर्जी। अब क्या करें, देखिए जी, आंसर बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ फोर्स। आंसर करें एनर्जी के थ्रू नहीं, बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ फोर्स। आंसर करें बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ फोर्स। तो अब अगर मैंने फोर्स के हिसाब से समझाना है तो क्या होगा, उनके मैं समझाता हूं। बातें बंद करो भाई। सुनो जनाब साहब, अगर मुझे इस सिचुएशन में आपको फोर्सेस बतानी है तो प्लीज बताइए क्या क्या फोर्सेस होंगी इस सिचुएशन में। बिल्कुल नीचे की तरफ क्या होगा, वेट होगा। ऊपर की तरफ व्हाट डू यू थिंक क्या होगा, रस्सी में क्या होता है, टेंशन होती है। और मैं कहूं जी सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो W और T आपस में क्या होंगे, सर जी बराबर होंगे। अगर मैंने क्या किया है, अगर मैं कहूं ये ऊपर T है नीचे W है, और if I say कि W is equal to T, then it means F net is equals to 0. The object is in equilibrium, and you know what, if the object is in equilibrium then A is also equal to, इसके साथ तो मैं ये लिखूंगा। कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। अभी मैंने ये क्या किया है, अब ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसका मतलब हम मीन पोजीशन को क्या कहते हैं, ये जो मेन पोजीशन होती है, दिस इज एक्चुअली नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है और जो मेन पोजीशन को आप इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आप नोट्स का ये सीक्वेंस नहीं रखते तो सीक्वेंस सुने जरा कि सर हमने पहले उसको पोजीशन का नाम रखा था क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज मेन पोजीशन। और शायद उस दिन के लेक्चर में मेन पोजीशन की आपने डेफिनेशन भी लिखी होगी। क्या डेफिनेशन लिखी थी, इट्स द जीरो पोजीशन, क्या लिखा था, और क्या क्या लिखा, नहीं डेफिनेशन में क्या क्या लिखा, इट इज अ जीरो पोजीशन और अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपने वहां पे, लिखा हुआ है मीन पोजीशन के साथ कि वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो वहां पे फोर्सेस क्या होती हैं, सर फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं, नीचे की तरफ W है, ऊपर की तरफ T है, बैलेंस्ड है। अब अगर ये बैलेंस्ड है तो क्या लिखूं यहां पर, सर जी लिखें F net इज इक्वल टू क्या, 0। अगर F net 0 है तो याद रखिएगा फिर वो एक्सेलरेशन भी क्या होती है। आई थिंक ये ज्यादा बेहतर सीक्वेंस है कि मेन पोजीशन है, कॉल इट इक्विलिब्रियम पोजीशन, फोर्सेस आर बैलेंस्ड, F net इज इक्वल टू 0, एंड यू नो व्हाट, W इक्वल टू T का मतलब क्या है, फोर्सेस आर बैलेंस्ड, F net 0 A 0। किसके पास मसला है यहाँ पे। अब अगर मैं कहूं कि इसको मैंने क्या कर दिया है, लेटरली को बात क्या कहते हैं, इसको मैंने क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो क्या होगा, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब मैं जवाब में क्या नहीं करूंगा, वर्ड से सुनने वाली बात है। अब मैं जवाब में एनर्जी का जिक्र नहीं करना चाहता, अब मैं जवाब में क्या करूंगा जी, फोर्स का जिक्र करूंगा। तो जरा फोर्स के जिक्र को गौर से देखिए कैसे करूं। ये क्या है भाई,
सर ये वेट है, इधर रस्सी में क्या है सर जी, टेंशन। ये कौन सा एक्सिस है सर, इसको वाई एक्सिस बना लें। जब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया है किस तरफ जी, साइन थीटा, W साइन थीटा। सुनो जी, कौन सी फोर्सेस जा रही हैं? सॉरी जनाब, उसने यहाँ पे इधर से T को रिजॉल्व नहीं किया, जो मैंने अल्टीमेट फॉर्मूला बनाना है उसमें W को रिजॉल्व किया गया है। W को रिजॉल्व करके देखते हैं कि किसको F नेट बनाया गया है। यहाँ बताएं, दोबारा बना लें, दोबारा ना बनाएं, इतना कौन सी फॉरवर्ड लगी हुई आपको कि आप मेरे साथ पहुंच चुके हैं, अभी आप यहाँ पहुंचे होंगे। ठीक है, चलें काट के दोबारा बना लें, कोई बात नहीं, काट के दोबारा बना लें या और लिख के कर लें, जो कुछ करना चाहते हैं, आपको पता है क्या करना है। जो मैं बताना चाहता हूँ वो जरा सुन लें। इस वक्त मैं किस किस एक्सिस को, मतलब T को W cos थीटा से बैलेंस करूंगा, और W sin थीटा को मैंने क्या कहना है, मैंने W sin थीटा को अनबैलेंस्ड फोर्स कहना है। क्या कहना है जनाब साहब? इन दिस सिचुएशन आई मस्ट से कि जो T है और W cos थीटा है वो आपस में क्या हो रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक है W sin थीटा का, वो किधर है? W sin theta is the what जनाब? It is the net force, it is the unbalanced force. It is the unbalanced force. W sin theta is the what? Is the unbalanced force. ये लिखे जनाब साहब। टेंशन की रेजोल्यूशन जी जनाब साहब, वो काटना चाहते हैं तो काट दें, बनाना चाहते हैं तो बंदी रहने दें, उसके बाद दोबारा ये बना लें। मैं इस W sin थीटा को आगे कैरी करना चाहता हूं। W sin थीटा को मैंने आगे कैरी करना है जी। कैसे जनाब साहब? लेकिन एक बात है, W sin थीटा किस तरफ को है? राइट की तरफ को है कि लेफ्ट की तरफ को है? वैसे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किस तरफ हुआ है? राइट की तरफ। लेकिन जो ये अनबैलेंस फोर्स है किस तरफ है? देखेंगे, इसका कुछ हिसाब निकालना मैंने। अगर आपने यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट देखी है जिसको आपने x बोला है, प्लीज टेल मी x का एरो किस तरफ है? x का एरो इज टू द, दिस एरो इज नॉट फॉर फोर्स, दिस एरो इज जस्ट टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टू द राइट, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स है दैट इज टू द लेफ्ट। तो काम करते हैं जनाब साहब, मैं जो यहाँ पे W sin थीटा को अनबैलेंस्ड फोर्स बोला है, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि फातिमा इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रही थी? रिस्टोरिंग फोर्स। वो क्या कहती हैं? कहते हैं सर जी, जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, तो इसमें क्या डेवलप होगा? इसमें कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी। क्या होगा जनाब साहब? तो आई थिंक मैं यहाँ पे कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, हमने अब से पहले तक कभी रिस्टोरिंग फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, अभी पहली दफा हम एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या मतलब है? आपने कैसे ये लफ्ज इस्तेमाल किया? व्हाट डू यू मीन बाय रिस्टोरिंग फोर्स? हाँ, वो कहते हैं सर जी अच्छा खासा वो ऑब्जेक्ट के साथ जब वेट हैंग हुआ था, इस पोजीशन में वो इक्विलिब्रियम में था। किसमें था? इक्विलिब्रियम में था। आपने जब उसको डिस्टर्ब किया है तो इट ट्राइज टू रिटर्न बैक टू व्हाट? इट विल ट्राई टू रिटर्न बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन इसका इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने की कोशिश करेगा? देयर विल बी अ रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सी वाली है इस वक्त? W sin थीटा। वो क्या कराना चाहता है? आपने उसको डिस्टर्ब किया है, आपने उसको डिस्प्लेस किया टू द राइट, उसके अंदर एक फोर्स पैदा हो गई है टू द लेफ्ट, जो उसको क्या करना चाहती है? आप छोड़ेंगे तो उसने उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लेकर जाना है। उसने उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेके जाना है। उसने उसको उसका इक्विलिब्रियम दोबारा रिस्टोर कराना है। आई थिंक हमारे स्क्रिप्ट के अंदर एक लफ्ज है कि जो W कौन जनाब? W sin थीटा है, इट एक्ट्स एज क्या? इट एक्ट्स एज द
क्या जनाब साहब, रीस्टोरिंग फोर्स। और इस रीस्टोरिंग फोर्स की मजीद अंग्रेजी क्या है, इसको मैं देखता हूं कि मैंने इसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। फिल वक्त मैं इसको क्या बोलता हूं, W sin थीटा इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, या फिर W sin थीटा इज द रीस्टोरिंग फोर्स। इस चैप्टर में अनबैलेंस का लफ्ज या नेट फोर्स का लफ्ज में इस्तेमाल वैसे कर तो सकते हैं, W sin थीटा इज द नेट फोर्स, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, W sin थीटा। ये अनबैलेंस भी ऑर्डिनरी वर्ड है, नेट फोर्स भी पिछले साल का या ऑर्डिनरी लेवल का वर्ड है। इस साल का लफ्ज क्या है, इट एक्ट्स एज द W sin थीटा एक्ट्स एज द रीस्टोरिंग फोर्स। इसलिए इस साल अपने इस लफ्ज में एक इजाफा कीजिए। पिछले चैप्टर में, बल्कि सुने, ओ लेवल में या एएस में लफ्ज होता था अनबैलेंस्ड या नेट फोर्स। ये जो हमारा इस साल का चैप्टर है, कौन सा वाला जी, जी अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक जी, अच्छा ठीक ठीक जी। अच्छा, क्यों मना किया? अच्छा ठीक 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 है, ठीक, ओके ओके। इमरान, जावेद को बोलें बच्चों को पिक करना जरूरी है, उन्हें पिक करने के लिए जाएं, उतनी देर के लिए आप जावेद की जगह खड़े हो जाएं या किसी और को खड़ा कर दें, मुझे पानी पिला दें। रुकेंगे रुकेंगे, सब्र करेंगे। सुने बच्चों 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 बच्चों, बराए मेहरबानी प्लीज बातें बंद करेंगे जी। जी सर, आंसर निकाल दी सर, और बाकी पेपर जी ठीक है सर, ठीक ठीक है, ठीक होगा ठीक होगा। बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, हम नाम नए रखते जा रहे हैं। हमने हमारा जो बुनियादी तौर पर सबसे पहले ओ लेवल में नाम होगा फोर्स। ओ लेवल जब एंड हुआ होगा तो बड़ी मुश्किल से हमने कोई नाम अनबैलेंस या नेट फोर्स, ओ लेवल का बच्चा नेट फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल करने से थोड़ा कासिर होता है, वो बड़ी मुश्किल से नेट फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल करता है, जस्ट वो फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल करता है। लेकिन एएस में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन काम है, वो काम क्या होता है, उस बच्चे को पता होता है मैंने फॉरवर्ड फोर्स लिखना है, बैकवर्ड फोर्स लिखना है, अपवर्ड फोर्स लिखना है, डाउनवर्ड फोर्स लिखना है या नेट फोर्स लिखना है। एएस में सबसे जरूरी चीज ही उसको क्या कराई जाती है कि बेटा तुम F इज इक्वल टू ma या F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T नहीं लिखोगे, तुम F नेट इज इक्वल टू ma या F नेट इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T लिखा करोगे। तो एएस वाले बच्चों को पता चल जाता है सर फोर्स अकेली कोई चीज नहीं होती, असल में क्या लफ्ज होता है, नेट फोर्स। जब से हम A2 में आए हैं, A2 का जो पहला चैप्टर था सर्कुलर मोशन वाला, वहां भी थी तो वो नेट फोर्स ही, लेकिन हमने उसको क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स। कि उस नेट फोर्स का एक मकसद है। क्या मकसद था पिछले चैप्टर में उसका, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन थी एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल थी। तो हमने उसका एक नाम ही रख दिया कि ऐसी फोर्स जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, टर्न करने की, रोटेट करने की, सर्कल में घुमाने की कोशिश करेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द, तो हमने नाम चेंज कर दिया, एक स्पेसिफिक नाम रख दिया, क्योंकि एक बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन थी। वो क्या सिचुएशन थी कि उस फोर्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन के ना तो पैरेलल 90 पैरेलल बल्कि परपेंडिकुलर था वो सीन। और उसमें दूसरी बात क्या थी, उसने उसको लीनियर एक्सेलरेट नहीं, उसने उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेट कराना था। तो हमने नाम ही चेंज, हमने कहा नाम क्या रखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम रखेंगे, स्पेसिफिक सिचुएशन का नाम रखेंगे। तो यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ऑसिलेशंस की बात कर रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को वापस अपने मेन पोजीशन पर लाने की बात कर रहा हूं, उसकी जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उस पोजीशन को रिस्टोर करने की बात कर रहा हूं। तो अब यहां पे एक नया टर्म डेवलप होता है, कौन सा वाला, रिस्टोरिंग फोर्स वाला। कौन सा नाम साहब, रिस्टोरिंग फोर्स का जो टर्म है वो डेवलप होता है। हाँ, ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा होगी किधर, डिस्प्लेस करेंगे आप राइट की तरफ तो रिस्टोरिंग फोर्स होगी लेफ्ट की तरफ, और अगर आपने डिस्प्लेस कर दिया लेफ्ट की तरफ, मिसाल के तौर पर अगर आपने यहां पे डिस्प्लेस किया हुआ है तो बताएं क्या होगा,
अगर आप इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो सुनिए जनाब साहब, इसका यहां से वेट किधर है सर जी? वेट तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही है। अच्छा, टेंशन किधर है सर? टेंशन इज ऑलवेज इनवर्ड्स इनटू द स्प्रिंग। ये वाला रास्ता किधर है सर जी? ये एंगल इधर जा रहा है। क्या किया जाए इसको? जैसे उधर W को रिजॉल्व किया, यहां भी क्या करूं? यहां भी W को रिजॉल्व करें। अगर आप W को रिजॉल्व करेंगे, मुझे एक बात बताएं, ये एंगल कितना है? जिस तरह अगर यहां पे मैं बोलूं ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना है? ये एंगल भी थीटा है। रिजॉल्व करें जी, क्या कंपोनेंट्स आएंगे? ये वाला कौन सा है? W cos थीटा। तो ये कौन सा है? W sin थीटा। इन दिस सिचुएशन भी आगे कौन सी पोजीशन है जी? सर दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन को क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। इस नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो रहा है? W cos थीटा और T आपस में सर वो तो बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन ये जो W sin थीटा है वो क्या है? वो अनबैलेंस फोर्स है। या उसी W sin थीटा को हम क्या बोलते हैं? इधर देखो भाई, अनबैलेंस या नेट फोर्स बोलते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं? हम एक स्पेसिफिक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि सर जी डिस्प्लेस किधर किया आपने? आपने इसको, अगर आप यहां से ट्रायंगल मुकम्मल करना चाहते हैं तो आई थिंक ये डिस्प्लेस हुआ है वो किस तरफ? लेफ्ट की तरफ। और रिस्टोरिंग फोर्स किधर? ये उसकी डेफिनेशन होगी। रिस्टोरिंग फोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या होगी? डिस्प्लेस किया अगर राइट की तरफ तो वो होगी लेफ्ट की तरफ, डिस्प्लेस किया अगर लेफ्ट की तरफ तो वो होगी राइट की तरफ। इट विल ऑलवेज बी किधर? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या? जैसे पिछले था उसकी पीछे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या थी? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पर क्या होगा? इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां तक किसी को मसला है जी? तो हमने इसका नाम क्या रख दिया है? हमने इसका नाम भी रिस्टोरिंग रख दिया है। ये क्या कर रहा है सर जी? ये उधर जाएं तो इधर आती है एक फोर्स, इधर जाएं तो इधर जाती है एक फोर्स। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? देयर इज, बल्कि एक और काम करते हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहने से ज्यादा बेहतर का लफ्ज भी है। पिछले चैप्टर में इट वाज ऑलवेज टुवर्ड्स क्या? टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द। तो अब अगर मैं कहूं रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो किसी को मसला है? आपने राइट पे डिस्प्लेस किया तो मीन किधर है? तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है। आपने इधर डिस्प्लेस किया तो मीन किधर है? तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर उधर जाएंगे तो वो उधर से इधर, मीन इधर जाएंगे तो इधर से इधर। तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। और जहां तक इसका क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड का ताल्लुक है, फिल वक्त तो मैंने मैग्नीट्यूड क्या लिखा है? W sin थीटा लिखा है। लेकिन मैं इस W sin थीटा में से क्या करना चाहता हूं? मैं इस W sin थीटा में से थीटा को एलिमिनेट करके कोई x या कोई L या कोई और चीज, आपको पता है क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर कौन है? x ओवर हैव हाइपोटेन्यूज कौन है? L। अगर आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, इसके सामने, तो आई थिंक अगर मैंने साइन थीटा की जगह कुछ लिखना हुआ तो मैं क्या लिख दूंगा? मैं इसकी जगह बेटा जी x ओवर L लिख दूंगा। किसी को मसला है इस बात से? खैर काम करते हैं, इस ड्राइंग को बैलेंस करें। ड्राइंग बराबर हो गई होगी, दोनों तरफ मैंने जो लिखना था लिख दिया होगा। जवाब में जाके क्या लिखें? सवाल असल में क्या था? व्हाट कॉजेस द ऑब्जेक्ट टू ऑसिलेट अबाउट अ मीन पोजीशन? तो क्या जवाब बनता है सर? देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स दैट कॉजेस द ऑब्जेक्ट टू क्या? तो लिखेंगे देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स there is a restoring force I dot E। इस वक्त क्या वैल्यू उसकी? W sin theta, that is W sin theta।
that causes the object to oscillate, that causes the object to what? Oscillate about a mean position, that causes the object to oscillate about the mean position, about the mean position. यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। अंडरलाइन कीजिए इस लफ्ज को, रिस्टोरिंग फोर्स को, अंडरलाइन कीजिए इस लफ्ज को, रिस्टोरिंग फोर्स। आई थिंक ये हमारी अगली टर्म बनती है जनाब साहब, मैं इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करके। जी पुत्र, योर क्वेश्चन। असल में मैंने जो आगे फार्मूला डेवलप करना है वो जब मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करूंगा तो आप देख लीजिएगा कि मैंने W के हिसाब से क्यों रेजोल्यूशन की है। मैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए मैं टेंशन की फोर्स को नहीं, मैं यहाँ पे ग्रेविटी को, जैसे थोड़ी देर पहले हमने एनर्जी में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इन्वॉल्व किया था, तो मैं यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वॉल्व करूंगा कि वो जब आप यूं करते हैं तो ग्रेविटी उसको वापस लाती है। तो अल्टीमेट आंसर मैंने क्या देना है? द ग्रेविटी कॉजेज द, ग्रेविटी नहीं है तो ऑसिलेशन कोई भी नहीं है। तो आप एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज नोन एज वेट या वेट का कोई भी कंपोनेंट है, तो हम अल्टीमेटली मैं ग्रेविटी का आइडिया डेवलप करना चाहता हूं। मैं टेंशन भी लिखता तो मैंने उसमें भी क्या करना था, मैंने वहां पे भी वो टी की जगह दोबारा वेट को ही रिप्लेस करना था और मैंने ग्रेविटी ही बीच में कहीं ना कहीं से लानी थी, या एम लाना था या जी लाना था। खैर बार जब मैं कल रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या है, इट्स द ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की फोर्स है, ये ग्रेविटी की फील्ड है, ये ग्रेविटी की एनर्जी है, ग्रेविटी का कौन सा टर्म है जो पेंडुलम को ऑसिलेट करवाता है, ठीक है। इसलिए मैं उसको टेंशन नहीं लिखना चाहता था। अगर लिख भी दिया था तो मैं फिर वहां से वो tan थीटा बनाता, फिर tan की जगह कुछ मुश्किल हो जाता थोड़ा काम। बहरहाल आई थिंक फिजिक्स के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम करेंगे जनाब साहब। क्या करिए, जो केमिस्ट्री वाले हैं वो बैठे रहें, जिनकी केमिस्ट्री नहीं है वो जनाब साहब जा सकते हैं।